नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। दर्शकों, प्रेस वार्ता जिसमें हम आज आपको बताएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। साथ ही साथ ऐसी कौन सी खबर है जो आज अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित की गई है, अखबारों के फ्रंट पेज में हेडलाइंस बनी हुई है और लगातार सुर्खियां बटोर रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ एडिटर सूरज पाठक जी हैं और ये तमाम जानकारी आज आप सभी दर्शकों के साथ साझा करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे एडिटर इन चीफ के पास और तमाम आज की जो बड़ी खबर है जो प्रमुखता से आज अखबारों में प्रकाशित हुई है और हेडलाइंस बनी हुई है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, एक बड़ी खबर ये है जी, जो पूरे दुनिया में भारत को लेकर एक खुशी का माहौल है कि जो चीन औद्योगिक क्षेत्र में वहाँ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, वो अब धीरे धीरे भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तमाम कंपनियां चीन छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं और भारत उनके लिए पहले पसंद अभी बना हुआ है। ऐसे स्थिति में एक जो आज खबर है कि अफसरशाही के लिए पूरे दुनिया में भारत बदनाम है कि यहाँ का जो काम है वो तत्परता से नहीं किया जाता है, बहुत धीमी गति से जो है काम करते हैं। इसके चलते बहुत सारी कंपनियां चिंता में है कि ऐसा ना हो कि परमिशन लेने में हमें 6 महीने लग जाए, हमारा एक बड़ा अमाउंट उसमें खर्च हो जाए। लेकिन अब इसको भारत ने गंभीरता से लेकर ये कहा गया कि उसमें टाइम लिमिट बिल्कुल फिक्स किया जाएगा कि इतने टाइम में आपको काम करके देना ही होगा। तो ये एक बड़ी खबर है कि अगर मान के चलिए भारत में अभी लगभग 2,46,000 फैक्ट्री है और चीन में केवल अभी 28 लाख है, मतलब लगभग 10 गुना से ज्यादा है। तो ऐसे स्थिति में लगता है कि अब धीरे धीरे अगर वो बड़ी फैक्ट्री अगर भारत में आने लग जाए तो निश्चित रूप से भारत के लिए ये सोने पे सुहागा होगा और चीन के लिए ये बड़ा धक्का होगा, क्योंकि चीन में इस समय आर्थिक मंदी के साथ साथ जो जिस प्रकार से वहाँ सरकार के नीति और उसके बाद जो लेबर वर्ग है उनके जो पहले जो सस्ता था उसके बाद अब महंगा हो गया है, वो भी एक कारण बन रहा है कि वहाँ से शिफ्ट कंपनियां हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो खबर है भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। कल हमने ये खबर के विषय में भी परसों जानकारी दी थी कि लंदन में भी इसको लेके बड़े पैमाने पे विचार किया जा रहा है कि भारत वंशियों को वहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए अवसर दिया जाए, उनको सुविधा प्रदान किया जाए। तो एक हब यदि बनता है तो निश्चित रूप से भारत के 5-6 जो राज्य है अधिक जो बड़े पैमाने पे लोग जहाँ आ रहे हैं, एक गुड़गांव है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, गुजरात के 3-4 बड़े शहर है, उसके बाद तमिलनाडु है, इन सब जगह पर जो है बड़े पैमाने पे उद्योग लगाए जा रहे हैं और वो उद्योग है जो चीन में स्थापित है, लेकिन अब वहां से वो धीरे धीरे समेट कर भारत की ओर लेके आ रहे हैं। दूसरी जो एक और खबर है जिसमें पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था वो ये है कि भाजपा के खिलाफ तमाम लोग इकट्ठे हो गए थे। कल की रैली में हमने देखा है कि इस रैली में राहुल गांधी से लेके सोनिया गांधी से लेके तमाम लोग उसमें INDA के जो शामिल थे, लेकिन आज उस फुग्गे के हवा ममता ने निकाल दी है, क्योंकि उन्होंने एक सिरे से जो है ये कहा कि भाजपा के लिए काम कर रही है कांग्रेस। तो मतलब आप देखिए जो बात चल रही थी कि जो गठबंधन है, इस गठबंधन में एकता नहीं है, इनमें जो विचारधारा का जो है बड़ा गैप है, इसीलिए ये गठबंधन टिकने वाला नहीं है। तो भाजपा के खिलाफ यदि आप एकजुटता दिखा रहे हो मंच पे और सबसे जो आपके ताकतवर नेत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने ये पूरे जो है इसको टाइटिस कर दिया है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि कांग्रेस जो है भाजपा के लिए काम कर रही है, जहां भाजपा को फायदा पहुंचता है ऐसा काम कांग्रेस करने लगी है। इसका एक ताजा मैं उदाहरण दूंगा, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से ये कहा कि भाई हम जो है 2024 में
सेटिंग से हार जाएंगे, मतलब भाजपा सेटिंग से जीत जाएगी। मतलब ये जो शब्द है ये इतना दूर तलक गई है, क्योंकि वो जाके आम कार्यकर्ताओं को वहां उसका मनोबल तोड़ने का काम किया है। ममता बनर्जी का कहना है कि भाई वो 400 का नारा दे रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि सेटिंग से वो जीत जाएंगे, तो हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल कहाँ जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा मैं गारंटी से कह सकती हूँ 400 पार के जो नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है वो 200 का आंकड़ा पार भी नहीं कर पाएंगे। बोले उसका उदाहरण मैं दे, वो बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ, क्योंकि 2021 के विधानसभा में भाजपा ने पश्चिम बंगाल में 200 से अधिक सीटों का उन्होंने आह्वान किया था, नारा दिया था कि आपकी बात 200 पार। बोले मैंने ही जो है उनके हवा निकाल दी थी और केवल 77 पर उनको समेट दिया था। बिल्कुल। तो ऐसे ही जो है हम लोग एक होके भाजपा का जो नारा है, जैसे 200 का पार नारा दिया था, इस बार वो 400 पार नारा दे रहे हैं और उनको हम लोग जो है एक होके रोक सकते हैं और 200 पार भी नहीं होने दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे नेता इस प्रकार का बयान देंगे कि सेटिंग से जीत रहे हैं, तो फिर हमारे ऊपर भरोसा कौन करेगा, हमको वोट कौन देगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो रैली में जितना एक अच्छा वातावरण निर्मित किया गया था, राहुल गांधी, उसके बाद जितने सोनिया गांधी और दूसरी बात 2 महिलाओं को उतार के जिस प्रकार से उनसे भाषण दिलवाए गए, जैसे हेमंत सोरेन की पत्नी और केजरीवाल की पत्नी, इन्होंने एक माहौल क्रिएट किया था। लेकिन आज उस तमाम जो रैली से लेके जो मंच साझा करने वाले जो बड़े नेता है, जिन मुद्दों पे उन लोगों ने बात की थी, जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की बात हो रही थी, आज ममता बनर्जी ने उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और बिल्कुल एक तरह से ये कहा जाएगा कि जो INDIA के जो मंसूबे हैं उस पर पूरी तरह से जो है इन्होंने बिल्कुल ताला लगा दिया है और सीधे अटैक किया उन्होंने कांग्रेस के ऊपर। और इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस का मकसद देश को तोड़ना है। मतलब ये दोनों की जो बयान है एक ही दिन में एक ही टाइम पे जो है अलग अलग मंचों से किया गया है। एक NDA के जो रणनीतिकार है अमित शाह, दूसरा जो है INDIA के सबसे बड़ा ताकतवर नेत्री है जो ममता बनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है अंतिम कील खुद गई है जो INDIA के जो अभियान है उस पर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये खबर आज ज्यादा इस क्षेत्र में प्रकाशित प्रसारित हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। हम सीधे चलेंगे एडिटर सूरज पाठक जी के पास, क्योंकि लोकसभा चुनाव शंखनाद के बाद मोदी की पहली चुनावी रैली थी मेरठ से और उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उन्होंने पहली बार जानकारी दी कि हमने स्कीम बनाई तो चंदे के सोर्स का पता चला। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कमियां हुई हैं उसको सुधार किया जाएगा। साथ ही साथ जो अहम बातें थी वो क्या थी, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए निशा, पिछले कुछ दिनों से देश में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बहुत सारी बातें हुई हैं, तमाम जो उसके पहलुओं पर चर्चा की गई है। और यहाँ तक कि जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी दलों ने इस बात का आरोप भी लगाया कि ये वसूली अभियान था और इसको लेकर के अमित शाह को भी कटघरे में खड़ा किया गया था। कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में उनको खड़ा किया गया। और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जैसे ही SBI से कोर्ट ने जानकारी मांगी तो पहले तो उन्होंने 30 जून तक का समय मांगा था कि हम 30 जून के बाद ये जानकारी उपलब्ध कराएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी और उन्होंने तय समय सीमा में जानकारी उपलब्ध कराई। वो आधी अधूरी जानकारी थी। कोर्ट ने फिर फटकार लगाते हुए और एक शपथ पत्र मांगते हुए कि आपने कोई जानकारी नहीं छिपाई है, क्या क्या जानकारी दी है वो शपथ पत्र के साथ जानकारी प्रस्तुत करें। और जब वो सारी जानकारी सामने आई तो उस जानकारी में ये स्पष्ट हुआ कि वर्तमान में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला। बिल्कुल। और उसके बाद में जब ये बात साझा हुई, सार्वजनिक हुई ये जानकारी, तो विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि ये इन्होंने दबाव डाल करके या कुछ कंपनियों पर, जिन कंपनियों पर ED की रेड हुई है या ऐसी कंपनियों से जिन कंपनियों का महज 22 करोड़ रुपए मुनाफा है वो 100 करोड़ रुपए चंदा दे रहे, तो तमाम तरह की बातें हुई। अब जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये असंवैधानिक है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है। उनका एक वक्तव्य जो है कि ये जानकारी तब सामने आ पाई जब ये चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से दिया गया। बिल्कुल।
यदि ये चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं दिया जाता जैसा पहले होता था, 2018 से पहले जब ये चीजें हुआ करती थी, राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जाता था, तो वो राजनीतिक पार्टियों को दिया जाने वाला चंदा नगद में होता था। कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, इस बात की कोई जानकारी किसी के पास नहीं होती थी। अब चूंकि एसबीआई को ही निर्धारित किया गया है कि एसबीआई के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके राजनीतिक दलों को चंदा दिया जा सकेगा। उसकी एक निश्चित समय सीमा है कि इतनी समय सीमा में उस इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश भी कराना है। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्टीकरण दिया है कि यदि ये जानकारी आज जनता के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो सिर्फ इसलिए है कि चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से दिया जा रहा है और माफी चाहूंगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ही ये जानकारी सामने आ पाई है। दूसरी तरफ यहाँ जैसा कि आपने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि तमिलनाडु के थाती में उन्होंने जो बात कही है कि क्या चुनावी बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये झटका नहीं है, एक्चुअल में ये स्पष्टीकरण है। यदि पहले भारतीय जनता पार्टी को ये चंदा मिल जाता तो हो सकता है कि ये ब्लैक मनी के रूप में, काले धन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता, लेकिन आज स्पष्ट है। दूसरी तरफ एक और बात बताना चाहूंगा कि अभी पिछले दिनों इस बात को लेकर भी चर्चा थी कि ये जो कंपनियों का काला धन है, कंपनियों की जो ब्लैक मनी है, उसे वाइट करने का एक तरीका है कि बॉन्ड के माध्यम से चंदा दे दिया गया, फिर उसमें से कुछ प्रतिशत राशि जो है वो वापस कर दी गई। तो ये इस तरह की बातें भी सामने आई थी, हालांकि वो उन बातों का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं दे पाया है जो बातें सामने आई थी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के अब धीरे धीरे वो जो तमाम धुंधलके थे, जो पर्दा पड़ा हुआ था, धीरे धीरे वो छट रहा है। और जैसा कि जिस दिन जानकारी सामने आई उस दिन विपक्ष ने इस तरह से इस मामले को हवा दी कि लगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये इलेक्टोरल बॉन्ड को बड़ा मुद्दा बना करके विपक्ष जो है सत्ताधारी दल को, भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कवायद करेगी। लेकिन धीरे धीरे वह जो मादा था, या बात करें कि वो जो गर्मजोशी थी, जितनी गर्मजोशी से पहले दिन इस मुद्दे को हवा दी गई, धीरे धीरे वो मुद्दा उतना ही ठंडा पड़ता गया। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में है एक खबर पिछले 3 दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है। शनिवार रात सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर के बहुत सरगोशी और सरगर्मियां देखी गई और रविवार को भी अखबारों में, न्यूज चैनल पर यह खबर प्रसारित हुई और आज भी उस खबर ने स्थान पाया हुआ है। वो खबर है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे से संबंधित है। बिल्कुल। शनिवार रात एक विवाद हुआ, रेस्टोरेंट के संचालक थे और उसके बाद में थाने पहुंचे दोनों पक्ष, और थाने में मंत्री ने जिस तरह से कहा था कि मैं सबकी वर्दी उतरवा दूंगा, और उसके बाद वारन फानन में 4 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले को दोनों पक्षों से देखा जा रहा है। एक तो कार्रवाई को लेकर के जिस तरह से मंत्री ने, स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने थाने में कहा कि एक मंत्री के बेटे के साथ पुलिस यदि ऐसा व्यवहार करती है तो आम आदमी के साथ पुलिस कैसा व्यवहार करती होगी, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। एक ये पक्ष बताया जा रहा है इसमें। दूसरा पक्ष इस खबर में ये भी बताया जा रहा है कि चूंकि मंत्री के बेटे से पुलिसकर्मियों ने मारपीट की थी, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरे पक्ष का जो आरोप है कि जिन धाराओं में मामला दर्ज होना था उन धाराओं में मामला दर्ज नहीं किया गया है। और एक खबर मध्य प्रदेश के संदर्भ में और है कि जहां हम आस्था की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में हम बात करते हैं कि पूरे देश दुनिया से लोग महाकाल की नगरी में आते हैं, तो वहां एक मामला आया है जो कहीं ना कहीं हृदय को झंझोड़ कर रख देता है कि दूसरे राज्यों से या दूसरे देशों से, दूर दूर से लोग महाकाल के दर्शन करने आते हैं। वहां एक परिवार आया हुआ था और उस परिवार के साथ जहां स्थानीय लोगों ने मारपीट की है और जो अभद्रता की है, महिलाओं के साथ अभद्रता की है, तो उस मामले को लेकर कहीं ना कहीं ये जो घटना है ये सवाल उठाती है कि लोगों की आस्था से खिलवाड़ होता है। यदि ठीक है, व्यवसाय है, दुकानें हैं वहां पर, तो यदि कोई व्यक्ति किसी दुकान से प्रसाद ले रहा है, नहीं ले रहा है, वो उसकी अपनी आस्था है, वो उसका अपना फैसला हो सकता है। लेकिन किसी पर दबाव देकर के कि नहीं आपको इसी दुकान से प्रसाद खरीदना पड़ेगा, आपको यहीं से वस्तु लेनी पड़ेगी, इतने का खरीदना पड़ेगा, तो वो जो चीज है वो कहीं ना कहीं आस्था को लेकर के, आस्थाओं पर कुठाराघात करती हैं चीजें। तो इन चीजों को लेकर के स्थानीय प्रशासन और खासतौर से जो मंदिर प्रबंधन समिति है उनको ध्यान देना होगा कि लोगों की आस्थाओं पर कुठाराघात ना हो। इस बात को लेकर के भी होना पड़ा, क्योंकि ये खबर जो है अखबार में प्रकाशित की गई। दूसरी खबर और है कि इससे पहले भी चर्चा में हमने बताया था कि कांग्रेस पर इस समय इनकम टैक्स का जो पहले नोटिस मिला था उनको 1800 करोड़ रुपए का नोटिस देने का, 1700 करोड़ का नोटिस फिर दिया गया। तो ऐसा लगभग 3500 करोड़ से ज्यादा का टैक्स नोटिस उनको मिला है। हालांकि कांग्रेस इसको
टैक्स आतंकवाद बता रही है, लेकिन जिस तरह से इनकम टैक्स विभाग ने, आयकर विभाग ने टैक्स का जो नोटिस दिया है, तो उसमें स्पष्ट है कि किस किस राशि का, कब कब का, किस किस वर्ष का कितना टैक्स उनको जमा करना है। और दूसरी तरफ जहां वो कह रहे हैं कि क्योंकि कांग्रेस पूरे देश में एक अभियान चला रही है, एक नोट एक वोट, बिल्कुल। और कांग्रेस दलील दे रही है इसके पीछे कि हमारे पास हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और हम टैक्स आतंकवाद का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। हमने देखा है जबलपुर के ही एक प्रत्याशी जब वो जनसंपर्क के लिए गए तो उन्होंने 10 रुपए का नोट मांगा मतदाताओं से कि एक नोट एक वोट, कि आप हमें चुनाव लड़ने के लिए पैसा दीजिए क्योंकि हमारी पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, सीज कर दिए गए, तो हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये अब दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी इसी अभियान में है, एक नोट एक वोट, और इसको लेकर के अब चुनाव लड़ने के लिए जिस तरह से जनता से समर्थन मांग रही है कांग्रेस और साथ में पैसे मांग रही है, तो ये जो चीजें हैं ये पूरे देश में चल रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जहां तहां जन समर्थन के लिए जा रहे हैं, वहां लोगों से वोट के साथ नोट भी मांग रहे हैं। जैसे हमने देखा है कि जबलपुर के जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी, जब वो लोगों के पास गए तो उनकी मांग थी 10 का नोट, कि एक 10 रुपए का नोट दीजिए और आश्वस्त कीजिए कि आप हमें वोट देंगे। लेकिन वहां लोगों ने 500 रुपए भी उनको दिए हैं, उत्साह से दिए हैं, अपनी मर्जी से दिए हैं। अब इसको लेकर के चुनाव आयोग किस तरह से संज्ञान लेता है कि यदि प्रत्याशी मतदाताओं से नोट मांगता है तो उसको किस तरह से चुनाव आयोग संज्ञान में लेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी बात, एक और घटना का जिक्र करना चाहूंगा जो जिस खबर पर सबकी निगाह बनी हुई है जी, वो खबर है कि बंगाल में जो तूफान आया है उसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि आज जलपाईगुड़ी का दौरा करने जा रही हैं वहां की मुख्यमंत्री, और साथ में राज्यपाल भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तूफान में जिन लोगों की जनहानि हुई है उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है। परिवारों को जो है उन्होंने ढाढ़स बंधाया है और शासकीय सहायता का भी आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है। जी, जी। साथ ही ये जो इसमें कितनी क्षति हुई है, कितना क्षेत्र इसकी चपेट में आया है, अभी इस पर भी जांच की जा रही है। जी निशा। जी, बिल्कुल। और फिर से मैं एडिटर इन चीफ के पास जाऊंगी क्योंकि मेरठ में बिल्कुल अयोध्या जैसा सीन दिखा, क्योंकि अरुण गोविल जो कि रामायण में राम बने थे और जिनका लोगों में काफी उत्साह और क्रेज है अरुण गोविल को लेके, और उनके साथ वोट मांगने के लिए रामायण के लक्ष्मण और सीता भी वहां पे पहुंचे थे। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि इस समय देश में राममय देश बना हुआ है। बिल्कुल, और बिल्कुल। इसका इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी फायदा बिल्कुल लेना चाहती है और फायदा उनको मिल भी रहा है। क्योंकि एक चीज देखा यह जाता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ तब से ये राम मंदिर का मुद्दा उनका मुद्दा रहा है, और ये मैनिफेस्टो में कई बार ये देते आए हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे। और राम मंदिर जब बन गया तो उस मुद्दे को ठंडे बस्ते में नहीं जाने देना चाहती है पार्टी। इसी के चलते जो मेरठ में जो मोदी की रैली हुई, मेरठ से क्यों शुरू हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है और मेरठ में चुनाव कौन लड़ रहा है, अरुण गोविल। क्योंकि इतना संवेदनशील ये मुद्दा है कि रामायण में राम की भूमिका में अरुण गोविल ने काम किया है, और उनके साथ में लक्ष्मण और जो सीता का रोल निभाने वाले दीपिका चिखलिया है वो भी उनके साथ में वहां पर रही है। मतलब यही है कि राम के उसमें रामायण के जो किरदार है में जो राम की भूमिका में हो, लक्ष्मण की भूमिका में हो, सीता की भूमिका में, सबको वहां उपस्थित रख के एक मैसेज देने की कोशिश की कि हम राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के बाद रामायण और उनके जो किरदारों को जो है महत्व देना चाहते हैं और उसको जीवित रखना चाहते हैं मुद्दा को। तो मोदी ने जो किया है वो विशेष करके एक तरह से वो एक प्रचार का एक माध्यम है, एक शुरुआत है, और उन्होंने स्पीच में भी राम राम से उन्होंने शुरू किए। तो ऐसा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार राम मुद्दे को, भले मंदिर बन चुका है लेकिन उसको मुद्दे को खत्म नहीं होने देना चाहती है। तो ठीक है, अच्छा है, क्योंकि कितने वर्षों बाद जो है वो राम मंदिर बनाने में सफल हुए, तो वो मुद्दा बनना भी चाहिए। और जहां जहां भी जा रहे हैं मोदी इस समय बहुत ही अटैकिंग भूमिका में नहीं है। बिल्कुल, वो अधिकतर जगह पर जो उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसका काउंटर कर रहे हैं।
बिल्कुल। ये भी एक अच्छा संकेत है कि उन्होंने ये बदलाव किया है। तो हो सकता है कि खाली ये चुनाव तक ये बदलाव रहे, और जिस प्रकार से वो आक्रामक मुद्रा में रहते हैं जिसे जनता पसंद करती है, वो उस मुद्दे में फिर मतलब फिर से उसी मुद्रा में आ जाए। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक जो खाई है, धीरे धीरे जो नारा नरेंद्र मोदी ने दिया था कि कांग्रेस मुक्त देश है, धीरे धीरे उस ओर अग्रसर देश हो रहा है। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने अपने जब, क्योंकि वो संबोधन दे रहे थे, तो उन्होंने जो 3 तलाक की बात कही थी कि 3 तलाक के कारण आज जो मुस्लिम बहनें हैं उनकी जिंदगी बच रही है 3 तलाक के कारण। देखिए, जब मुद्दा मैनिफेस्टो का आता है तो ये चर्चा जरूर होती है कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में 3 तलाक, उसके बाद राम मंदिर, 370, यूसीसी, ये सब सीए, ये सारे चीजों को शामिल किया जाता था। बिल्कुल। तो जब भी राम मंदिर का ये आता है कि राम मंदिर हमने तैयार किया, उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि 3 तलाक हमने खत्म किया। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से मुस्लिमों का एक रुझान भारतीय जनता पार्टी और मोदी की ओर देखने को मिल रहा है, ऐसे खुले रूप से जो है पहले कभी देखने को नहीं मिला। मतलब इस बार ऐसा कहा जाता है कि 15 से 20% मुस्लिमों का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। और इसके पीछे के कारण यही है कि मुस्लिम महिलाएं, बिल्कुल, मुस्लिम महिलाओं को ये लगता है कि ये हमारे हित में इन्होंने निर्णय लिया है और इसके परवाह नहीं किया कि इसका अंजाम क्या होगा। जब आपने 3 तलाक की बात आपने छेड़ी है तो मैं ये ले चलना चाहूंगा न्यूयॉर्क की एक खबर आज छपी है कि वहां विवाह टूटने को कमजोरी नहीं मान रहे हैं। मतलब जो 3 तलाक के जो मामला है, एक और भारत में बहुत इजी था और तलाक बोल के जिस प्रकार से तलाक दे देते थे और उसमें कानून बना, लेकिन ये बहु विवाह के कारण से यहाँ वो दिक्कतें थी। बिल्कुल। लेकिन वहां एक खुलापन आया है। खुलापन ये है कि जिस प्रकार से एंगेजमेंट रिंग वहाँ पहनाई जाती थी, हमारे यहाँ भी पहनाते हैं कि भाई एंगेजमेंट रिंग आज पहना दिया गया, कल से जो है उनके साथ में इस लड़की के एंगेजमेंट हो गया। इसी प्रकार से तलाक की अंगूठी का ट्रेंड चला हुआ। मतलब अब वो नहीं है कि भाई ठीक है एंगेजमेंट किया था, तुमको मैंने रिंग दिया था, वो रिंग वापिस कर दो, बात खत्म जी। तो ये तलाक का नया रूप अभी जो है वहाँ चालू हुआ है, न्यूयॉर्क में देखने को मिला और ये लंदन से में देखने को मिल रहा है। जी जी। तो धीरे धीरे जो है ये जो दुनिया है बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में इस प्रकार से जब नकारात्मक खबर, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में प्रकाशित किया गया, देखिए दोनों खुश है, एक दूसरे से यदि नाराज है तो अंगूठी वापिस करके एक दोनों संबंध विच्छेद कर ले। लेकिन ये खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि तलाक को मुझे ऐसा लगता है वो कठिन बनाना चाहिए। क्योंकि संबंध को हर हाल में निभाने के लिए मजबूर करना चाहिए। बिल्कुल। ताकि एक दूसरे को जो है थोड़ी बहुत नाराजगी कुछ दिन बाद हो सकता है कि नाराजगी दूर हो जाए और फिर से जो है संबंध अच्छा हो जाए जी। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि ये दोनों जो आपका सवाल था कि 3 तलाक का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन आज ही के जो है अखबार में ये प्रकाशित किया गया है कि लंदन में भी जो है बिल्कुल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद एडिटर इन चीफ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ एडिटर सूरज पाठक जी जुड़े थे, जिन्होंने तमाम जानकारी आप सभी दर्शकों के साथ साझा की। तो दर्शकों, आज के प्रेस वार्ता में हमने तमाम बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें, राष्ट्रीय खबरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी, मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम अपडेट तो जो तमाम लगातार सुर्खियों में थी और अखबारों के फ्रंट पेज में हेडलाइन बनी थी। प्रेस वार्ता में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।